केरल की एक लड़की बेहतर जीवन की तलाश में यमन जाती है और उन्हें अब 16 जुलाई 2025 को फांसी की सजा होनी है। इस कहानी को तो आपने लगभग सुन ही लिया होगा। निमिषा प्रिया को यमन में कत्ल के जुर्म में सजाए मौत मिली है। क्या हम एक देश होकर उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे? हमारे देश के पास, भारत के पास वो डिप्लोमेटिक ऑप्शन क्यों नहीं है जहां सरकारी स्तर पर इस विषय पर बात हो सके? क्या हम निमिषा प्रिया को बचा भी सकेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरे पिछले एपिसोड में हमने नर्सेस से जुड़ी एक कहानी सुनी थी। वो कहानी खुश कर देने वाली थी। आज भी एक नर्स की ही कहानी है, पर यह कहानी दिल को झकझोर कर रख देने वाली कहानी है। आज हम निमिषा प्रिया की पूरी कहानी को जानेंगे, जिन्हें यमनी सरकार ने इस महीने के 16 तारीख को फांसी की सजा दी है। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ में 1989 को जन्मी थी। अपने माँ बाप की एक लौती संतान। उन्हें नर्स बनना था, इसीलिए एक लोकल चर्च ने उन्हें महाराष्ट्र में नर्सिंग की पढ़ाई करवाई। निमिषा 2008 में अपनी नर्सिंग की कोर्स खत्म करने के बाद बेहतर जीवन के लिए भारत से बाहर जाना चाहती थी। उसने यमन को चुना। यमन मिडिल ईस्ट का एक गरीब देश है। 2011 से यमन एक राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। लोग सड़कों पर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राष्ट्रपति सलेह द्वारा संविधान में बदलाव और राष्ट्रपति पद की समय सीमा को हटाने की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2015 तक देश एक सिविल वॉर में पूरी तरह उलझ गया था, जिसमें कई सत्ता पक्ष अपने सत्ता के लिए लड़ रहे थे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल और हौती आंदोलन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल। इस संघर्ष में कई विदेशी ताकत भी शामिल हो गई है, जिससे एक सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पैदा हो गया है। यमन दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में से एक है, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कई डिफिकल्टीज हैं। ये मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि यमन में लगभग 24 मिलियन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत है, जो देश का लगभग 75% है। 2020 में यमन फ्रजाइल स्टेट इंडेक्स में सबसे ऊपर था और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश था, सिर्फ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से थोड़ा बेहतर। 2024 तक ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार यमन दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश माना गया है, द मोस्ट डिस्टर्ब्ड स्टेट। इसके अलावा यह गैर अफ्रीकी देशों में भी सबसे कम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला देश है। यमन क्लाइमेट चेंज में सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है और इसके प्रभावों से निपटने के लिए सबसे कम तैयार देशों में एक है। मैं कभी सोचता हूं कितना सब कुछ तो निमिषा ने भी पता किया होगा, पर उन्होंने यमन को ही क्यों चुना? शायद किस्मत। 2008 में निमिषा यमन पहुंचकर एक सरकारी अस्पताल में नौकरी ज्वाइन करती है और 3 साल वहां काम करने के बाद वो 2011 को वापस भारत लौटती और शादी कर लेती है। उनके पति का नाम टॉमी थॉमस है। उनसे एक बेटी है। ये दोनों फिर अपनी बेटी के साथ यमन लौट जाते हैं। 2011 में यमन में सिविल वॉर की शुरुआत होती है। हालात बिगड़ने लगते हैं। आए दिन मौतें, गोलाबारी धीरे धीरे आम नजारा लगने लगा था। इसी कारण टॉमी थॉमस अपनी बेटी के साथ 2014 को इंडिया वापस आ जाते हैं, लेकिन निमिषा वही यमन में रुक जाती है। पॉसिबल इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में कोई शायद प्लान था और वो शायद उसे अधूरा नहीं छोड़ सकती थी, और वो प्लान आगे जाकर शायद एग्जीक्यूट भी हुआ, पर एक प्राइस के साथ। 2015 में यमन के हालात बहुत बिगड़ने लगा था, लेकिन कहते हैं ना, किसी का नुकसान किसी का फायदा है। तो इस सिविल वॉर में जख्मियों की तादाद बढ़ने लगी थी, साथ ही लड़ाई से जुड़ी अन्य बीमारियां भी लोगों को अपनी चपेट में ले रही थी। इसी सिचुएशन से निमिषा को एक प्राइवेट क्लिनिक का आइडिया आता है, शायद इसलिए कि वो सरकारी अस्पतालों में अपने तरीके से लोगों का सेवा नहीं कर पा रहे थे, शायद इक्विपमेंट कम थे, या किसी और कारण से निमिषा ने छोटा बेडेड 14 बेडेड क्लिनिक प्लान किया और शायद इसीलिए वो एकदम से इंडिया वापस नहीं आ पा रही थी। उसने और उनके हस्बैंड ने 5 लाख रुपए उधार लेकर क्लिनिक प्लान किया था और फिर बाद में सरकारी जॉब छोड़कर निमिषा ने अपना क्लिनिक खोल लिया, जिसका नाम था अलमन मेडिकल क्लिनिक। पर यह नर्सिंग होम यूं ही नहीं खोला जा सकता था। यमनी कानून के मुताबिक कोई नॉन यमन सिटीजन या बिजनेस नहीं खोल सकता था, बिजनेस नहीं चला सकता था। अब निमिषा को एक लोकल सपोर्ट की जरूरत थी और उस वक्त तालल अब्दो मेहदी वो लोकल सपोर्ट बनकर सामने आया। निमिषा ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए मेहदी से पार्टनरशिप कर ली। शुरू में सब ठीक था, और इतना ही नहीं, अथॉरिटीज को कन्विंस करने के लिए उनका एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट भी बना, और यही निमिषा के आने वाले दिनों को नर्क बनाने वाला था। जो काम शुरू में ठीक लग रहा था, बाद में धीरे धीरे निमिषा के लिए परेशानी का कारण बनने लगा। दरअसल मेहदी की नीयत बदलने लग गई। एक लड़की
वो भी गैर मुल्क से, वो भी अकेली। मेहदी ने पैसों के गबन करने शुरू कर दिए, पार्टनरशिप में हेराफेरी होने लगी। और इतना ही नहीं, कहते हैं मेहदी ने निमिषा को मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली भी अब्यूज करना शुरू कर दिया। अब ये सब जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो निमिषा ने मेहदी से पार्टनरशिप खत्म कर भारत लौटने की बात कही, पर मेहदी इसके सख्त खिलाफ था। और जो फेक मैरिज सर्टिफिकेट बना था उसके जरिए वो निमिषा को और परेशान और उस पर जबरदस्ती कर रही थी। उनका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया था। निमिषा ने इसके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेन की थी, पर पॉसिबल क्योंकि वहां सिविल वार बहुत जोरों पर था, या मेहदी का इन्फ्लुएंस था, या किसी और कारण से वहां के पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब निमिषा पूरी तरह थकने और हारने लगी थी। उन्हें बस इस ट्रैप से अब बाहर आना था। पर जब तक उनका पासपोर्ट मेहदी के पास था तब तक निमिषा वहां से नहीं जा सकती थी। फिर 2017 जुलाई में एक दिन निमिषा के मन में एक आखिरी प्लान ने जन्म लिया। प्लान बड़ा सिंपल था। वो मेहदी के घर जाती, उन्हें किसी तरह बेहोश करती और अपना पासपोर्ट लेकर वहां से निकल जाती। क्योंकि निमिषा पेशे से नर्स है तो जाहिर सी बात है उन्हें इन दवाओं के बारे में पता है। उन्हें यह भी पता था लेकिन कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो उन्हें भविष्य में शायद ही ये दोबारा मौका मिलेगा। और इसी डर से, पर गलती यही हो गई। उन्होंने इस डर से कहीं डोज कम ना पड़ जाए, उन्होंने बेहोशी की दवा का डोज ज्यादा कर दिया और फिर मेहदी की मौत हो जाती है। अब पकड़े जाने के डर से आनंद फानन में एक यमनी नर्स दोस्त की वो मदद लेती है जो मेहदी की लाश के टुकड़े कर पानी की टंकी में डाल देती है। यह आम लोगों के लिए बड़ा खतरनाक हम सुन सकते हैं, पर यह उन नर्सेस के लिए जरा टफ नहीं रहा। यह घटना जुलाई 2017 को घटी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। शायद निमिषा शक के घेरे में आ चुकी थी, इसीलिए संभवतः पुलिस ने उन्हें देश से बाहर नहीं जाने दिया। लेकिन निमिषा ने बाद में भागने की कोशिश की, पर अगस्त महीने में यमनी पुलिस ने उन्हें सऊदी बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। तब तक पुलिस तफ्तीश में उनका और उनके साथी नर्स का नाम आ चुके थे। दो 2018 में निमिषा और उनकी साथी की पेशी हुई। क्योंकि कोर्ट ने पाया कि साथी नर्स का कत्ल में कोई रोल नहीं था तो उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन निमिषा को कोर्ट ने दोषी मानकर फांसी की सजा दे दी। 2020 में यमनी अपीलेट कोर्ट ने भी इस फैसले को रीअफर्म किया। अब निमिषा की उम्मीद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से थी, पर उसने भी नवंबर 2023 को माफीनामे को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 30 दिसंबर 2024 को यमन के राष्ट्रपति ने इस फांसी को अप्रूवल दे दी। और अब फांसी जो दरअसल जनवरी को तय था, 16 जुलाई को तय किया गया है। देखिए, ऐसा नहीं था कि निमिषा ने कोई क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर किसी साजिश के तहत किसी की जान ली हो। वो खुद एक विक्टिम है और अपने ऊपर हो रहे उन चीजों के कारण उन्होंने ये कदम उठाया। और शायद सिविल वार ही पुलिस नेग्लिजेंस का वो मेन रीजन रहा हो जिसके कारण पुलिस ने निमिषा के केस को ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण निमिषा को किसी की जान लेनी पड़ी, चाहे गलती से ही सही। तो इन सब बातों को एसेस कर कुछ लाइक माइंडेड नॉन रेसिडेंशियल केरलाइट्स ने कुछ बाकी एनआरआईज के साथ मिलकर 2020 में एक फाउंडेशन फॉर्म किया जो निमिषा की जिंदगी के लिए कोशिश करता, द सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल। ये फाउंडेशन अभी भी लगातार कोशिश कर रही है। इसके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा ब्लड मनी की रकम को कलेक्ट करना। हम आगे ब्लड मनी पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इससे पहले हम समझते हैं आखिर भारत सरकार क्यों इतना मजबूर है कि अपने सिटीजन की जान के लिए यमन सरकार से वे नेगोशिएट तक नहीं कर पा रही है। व्हाट माइट बी द रीजन? देखिए, यमन सिविल वार से जुड़ रहा एक देश है। 2011 के बाद यहाँ 2 सरकारें चल रही है। जैसे मैंने पहले कहा, एक सरकार है जिसे प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल कहा जाता है। ये इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है और भारत का डिप्लोमेटिक रिलेशन इनके साथ है। यहाँ एक और पैरेलल बॉडी भी है, एक पैरेलल गवर्नमेंट जिसे द सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल कहते हैं। ये यमन के जो रिबेल ग्रुप हैं हौती, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इससे लेकिन इंडिया का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। अब निमिषा का जो केस है वो रिबेल कंट्रोल क्षेत्र का है और फांसी की सजा भी हौती की सुप्रीम काउंसिल ने सुनाई थी। हालांकि शुरू में यह खबर थी कि फांसी की सजा को यमनी प्रेसिडेंट रसद अल अलमी ने अप्रूव किया था, पर बाद में दिल्ली में यमन के एम्बेसी ने कंफर्म किया है कि यह केस हौती हेल्ड टेरिटरी का है। इसी कारण से इंडिया अपनी तरफ से कोई भी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही है और इसका खामियाजा
निमिषा प्रिया को भारी पड़ रहा है। यमन में सिविल वार के चलते 2017 से इंडिया ने ऑफिशियली वहां पे इंडिया से ट्रैवल को बैन कर दिया। इससे निमिषा की मुश्किलें और बढ़ी, क्योंकि जो पॉसिबल हेल्प इंडिया से आ सकती थी उस पर भी रोक लग गई थी। मतलब चाहते हुए भी निमिषा के घर वाले भी यमन जाकर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। पर कई सालों की कोशिशों के बाद निमिषा की मां प्रेमा कुमारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने यमन ट्रैवल करने की परमिशन दी। वे यमन के जेल में गई, अपनी बेटी से मिली और मेहदी के परिवार से भी माफी की अपील की। दरअसल यमन दुनिया के कुछ ऐसे देशों में से है जहां किसी के खून के बदले अगर ब्लड मनी पे किया जाए इस्लाम कानून के अनुसार, और अगर विक्टिम के परिवार वाले उसे एक्सेप्ट कर लें तो वो खून माफ हो जाता है। इसे दिया कहते हैं। अब द सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल द्वारा कलेक्ट किया गया ब्लड मनी का किरदार यहीं पर आ जाता है। काउंसिल ने ब्लड मनी की तैयारी कर ली। काउंसिल के एक्टिविस्ट बाबू जोन ने बताया कि मेहदी की फैमिली को $1 मिलियन यानी करीब 8.6 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। मेहदी की फैमिली के दर्द को भी हम समझ सकते हैं। पैसों से सब कुछ तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उन हालातों को समझते हुए, उन हालातों के मद्देनजर पैसों के खातिर ना सही, इंसानियत के खातिर अगर निमिषा को माफ कर दें तो इंसानियत की पहचान और बढ़ जाएगी। लेकिन हम उनसे सिर्फ गुजारिश ही कर सकते हैं, इल्तिजा ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, ये एक दिल दहला देने वाली कहानी है जहां दर्द, न्याय और कूटनीति का संगम है। यहाँ एक बेहतर जिंदगी को तलाशती एक बेबस लड़की की कहानी झलकती है। यहाँ महिला सुरक्षा के सवाल भी उठते हैं। क्या आपको नहीं लगता निमिषा हालात की शिकार है? वो तो एक बेहतर जिंदगी चाहती थी ना, फिर एक गलत इंसान से पार्टनरशिप हुई, एब्यूज हुई। उसने पुलिस में कंप्लेन भी की थी, पर पुलिस की तरफ से कोई मदद या कार्रवाई नहीं की गई। क्या आपको नहीं लगता अगर पुलिस उस समय इंटरवेन करती, उस वक्त एक्ट करती, तो निमिषा उन हालातों तक नहीं पहुंचती जहां उनके हाथों किसी की जान चली जाए? क्या यमनी कानून को अपनी इस खामी को एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए? क्या निमिषा को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? यदि आपके पास कोई सुझाव है चंदा, समर्थन या ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज प्रे फॉर निमिषा। जय हिंद।